फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। सिजेरियन या सी सेक्शन डिलीवरी का जो स्कार होता है, जो फाइनल जख्म होता है, उससे रिलेटेड क्या केयर लेना चाहिए? अगर केयर नहीं लिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? क्या वेदर से, स्वेट से, ये एक्स्ट्रा सेक लेने से, डाइट रिलेटेड किन चीजों से स्कार पे कोई असर हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। श्रेया, आप जवाब देने वाली हो? नहीं देने वाली हूँ। वी हैव अ गायनेक विद अस, डॉक्टर मिताली गोलेचा फ्रॉम जळगाव। ये उनका स्पेशलिटी है। हाय मिताली, इनका डोमेन है। सो मिताली, लेट्स गो फ्रॉम पॉजिटिव्स टू कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार होता है उसका हीलिंग कितना दिन लगता है और उसके लिए क्या कोई मदर कुछ कर सकती है? सो बेसिकली सिजेरियन सेक्शन का जो स्किन का स्कार होता है, हम ऐसे करेंगे कि स्किन का स्कार और अंदर वाले जो हम सूचर करते हैं, यूट्रस एंड अदर टिश्यूज, वो वाली चीज है। स्किन तो का जो मतलब सिर्फ ऊपर से दिखता है वो? ऊपर से जो दिखता है वो। एंड जो स्किन का स्कार होता है, जैसे मैंने बोला था कि इट्स वेरी लोअर डाउन, और अभी वो हॉरिजॉन्टल होता है एंड इट इज जस्ट नियर द प्यूबिक हेयर लाइन, जिसको हम बिकिनी लाइन कहते हैं, उसके बहुत नजदीक होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दिखता भी नहीं है। ये जो स्कार होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। सब क्यूटिकुलर स्टिचेस होते हैं और मैट्रेस स्टिचेस होते हैं। मैट्रेस से प्रॉपर जो ट्रेडिशनल स्कार जो होता है, मतलब ऐसे बड़े बड़े टाके उसके अंदर दिखते हैं पेशेंट्स को। एंड सबक्यूटेनियस स्टिचेस होते हैं वो हिडन स्टिचेस होते हैं, सो दे आर कॉस्मेटिकली बेटर। तो अभी ज्यादा करके तो सबक्यूटेनियस स्टिचेस का ही चलन आ रहा है, मतलब आपको आपके स्टिचेस दिखेंगे भी नहीं, वो इंटरनली हील हो जाएंगे, उनको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके। एंड मैट्रेस स्टिचेस को आपको निकालना पड़ता है। सो बेसिकली सिजेरियन के बाद में 4-5 डेज के बाद में आपका ड्रेसिंग चेंज होता है, जो ऑपरेशन वाला होता है, और अराउंड 10 to 13 डे में कभी भी आपके स्टिचेस निकाल सकते हैं अगर निकालने होंगे तो। ओके। ये जो स्कार होता है, इसके हीलिंग के लिए ऑब्वियसली आपको डाइट अच्छा लेना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बैलेंस डाइट आपका होना जरूरी है। मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जैसे कहते हैं वैसे मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स आपको डिस्चार्ज के बाद में अराउंड 10th डे तक आपको ओरल एंटीबायोटिक्स पर डाल दिया जाता है। फिर कुछ पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो आपकी हीलिंग के लिए हेल्प करते हैं। विटामिन सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए आपको विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और साथ ही में आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स भी खाने चाहिए, जैसे लेमन या आंवला या मौसम्बी, ये सारी चीजें आप खा सकते हो। एंड प्लस आपको ऐसे नहीं है कि आप नहा नहीं सकते, यू कैन बाथ, यू मस्ट हैव वेरी गुड पर्सनल हाइजीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको वो स्टिचेस जब तक निकल नहीं जाते एंड डॉक्टर आपको अलाउ नहीं करते, उनको भिगाना नहीं है। ओके। तो या तो आजकल बहुत सारे केसेस में वाटर प्रूफ ड्रेसिंग लगाई जाती है विच इटसेल्फ पानी नहीं जाने देती, बट अगर किस केस में वैसी नहीं लगी है तो आप सिंपल कोई एक प्लास्टिक का कपड़ा वहां पर अच्छे से उसको आपकी जो ड्रेसिंग है उसको अच्छे से पैक करके भी आप आपका बात ले सकते हो। ओके। सो ये सब चीजों से मोस्ट अभी टेक्निक्स एंड एंटीबायोटिक्स वगैरह इतने अच्छे आ गए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुंड के प्रॉब्लम्स बहुत ही कम या फिर नहीं होते, स्पेशली अगर आपका बेसिक हेल्थ अच्छा है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपका डाइट अच्छा है, तो मोस्टली ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। एंड अराउंड 21 डेज आपका जो स्किन का स्कार है वो मोस्टली हील हो जाता है ओके। कंप्लीटली। बट लाइक 10 to 12 डेज में आपके एक बार स्टिचेस निकल गए तो यू कैन ट्रीट इट वेरी सिंपली। आप उसके ऊपर से नहा भी सकते हो, नहाने के बाद में बस उसको ड्राई करके आपको एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या एंटीसेप्टिक कोई पाउडर होता है बेटाडीन या नियोस्पोरिन का, वो आपको उसके ऊपर लगाना होता है जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है। और जो इंटरनल स्टिचेस होते हैं, मतलब स्किन के अंदर वाले, उनमें से कुछ स्टिचेस को पूरी तरह से हील होने के लिए इट्स लाइक 45 to 60 डेज, कुछ कुछ केसेस में 90 डेज तक भी लग सकते हैं। बट उसकी वजह से कोई ऐसी मॉर्बिडिटी एज सच नहीं आती। ओके, सो उसका रूटीन लाइफ और लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सेकंड पार्ट, जब भी स्कार हीलिंग की बात आती है, क्या माँ के वजन उठाने से या घर में काम करने से या एक्टिव रहने से स्टिचेस खुल जाएंगे, स्टिचेस फट जाएंगे, स्टिचेस निकल जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा
एक्टिव रहने से तो नहीं कह सकते, एक्टिविटीज लाइक आप अगर एक्सरसाइजेस वगैरह करोगे जो भी आपके कैपेसिटी में है वो चलेगा, बट बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग इनिशियली हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज स्टिचेस थोड़े से मतलब कैसे नाजुक होते हैं। वंस दे आर हील्ड लाइक आफ्टर 6 वीक्स वगैरह अगर पूरी तरह से हील हो जाए तो वेट लिफ्टिंग से भी ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होता, आप धीरे धीरे चालू कर सकते हो, बट ऑब्वियसली स्ट्रेनस चीजें इनिशियली थोड़ा अवॉइड करते हैं। ओके, और कोई वजह हो सकती है मिताली जिससे स्टिचेस खुलना या स्टिचेस में से पानी निकलना, या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन जो आपको लगता है कि श्रेया अगर इसमें से कुछ भी होता है तो फिर इट्स अ कॉम्प्लिकेशन और आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? यस, बेसिकली सिजेरियन सेक्शन के जो स्कार है उसके कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली मतलब जो इमीडिएटली विद इन 10, 12 डेज, 15 डेज, 3 वीक्स वगैरह अराउंड आपको दिख जाते हैं, उसमें एक बहुत कॉमन होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज पानी निकलना जिसको हम कहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, कभी कभी कैसे नॉर्मल थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है विच इज बॉडी का रिएक्शन होता है उस वुंड के लिए, मतलब उस बेसिकली हम लोग कट करते हैं यानी इंजरी करते हैं बॉडी को, राइट। तो बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट इन सम और द अदर वे। तो अच्छा। थोड़ा बहुत अगर डिस्चार्ज है इट इज नॉर्मल, इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ने कह दिया स्ट्रेस मत लो तो सच में स्ट्रेस मत लो। बट व्हेन इट इज एक्सेस और इट इज हैविंग ब्लड लाइक थिंग जैसे रेड है या फिर पर्स जैसे कुछ है, उस केस में इट मे बी सम इन्फेक्शन एंड देन यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। एंड उसके अंदर एक और चीज होती है डिस्चार्ज एंड वुंड गेप। गेप इज बेसिकली वो जो स्टिचेस है वो खुल जाना उसको कहते हैं, बट इट इज सुपरफिशियल, मतलब रेक्टर मतलब सुपरफिशियल होता है, इट्स नॉट वेरी सीरियस। और दूसरा होता है वुंड डेहिसंस, मतलब जो होता है कि डीपली पूरे लेयर्स ऑफ द एब्डोमेन ओपन हो जाते हैं एंड पूरे कंटेंट्स ऑफ द एब्डोमेन बाहर आ जाते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज मे बी सीरियस। बट बिकॉज अभी जो टेक्निक्स है और जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन लिया जाता है उसमें ये डेहिसन जैसा सीरियस कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम होता है। वो भी अगर पेशेंट में कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है, पेशेंट का हेल्थ जनरल हेल्थ खराब है, ब्लड मतलब एनीमिक है जिसको हम कहते हैं, तो उस केस में ये चीज होती है। बट अदरवाइज इतना आजकल कॉम्प्लिकेशन ये सारे नहीं दिखते हैं। बट फिर भी अगर किसी को डिस्चार्ज है तो एक एंटीबायोटिक एंड ड्रेसिंग से ये चीज क्योर हो जाती है। एंड जस्ट ऊपर ऊपर के लेयर्स अगर बाई चांस फॉर एनी रीजन ओपन हो भी गए तो इट इज नथिंग टू बी सो मच पैनिक अबाउट। मतलब मैंने देखा है कि पेशेंट्स बहुत ही डर जाते हैं, टाके खुल गए ऊपर ऊपर के अगर एक दो टाके खुल भी गए तो इट्स सिंपली लोकल एनेस्थेसिया में स्टिचेस लिए जा सकते हैं। मतलब आई वांट इट्स अ गुड, बट इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन डॉक्टर को लेके मिताली, ये जो स्टिचेस खुल रहे हैं क्या ये एक्चुअली डॉक्टर की गलती है लगाते वक्त, या एक्चुअली माँ ने फ्रूट खाने की वजह से खुल गया, या माँ ने मूवमेंट करने की वजह से खुल गया? वेरी जेन्युइनली आई एम आस्किंग कि एग्जैक्टली किसी को ब्लेम करना है या किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, इट्स जस्ट जनरल कि बाबा खुल गया। या इट्स एग्जैक्टली मतलब एक्चुअली ब्लेम नहीं कर सकते ना माँ को ना डॉक्टर को, बिकॉज मैंने जो देखा है मेरे प्रैक्टिस में इट्स बेसिकली पेशेंट्स जनरल कंडीशन, पेशेंट्स टेंडेंसी ऑफ इट। मतलब पेशेंट किसी रीजन से अगर फिट नहीं हो पा रहा है या फिर पेशेंट की हीलिंग टेंडेंसी पुअर है या फिर थोड़ी सी स्लो है, उस केस में ये होता है। जैसे मैंने कहा कि ये इतने कॉमनली आजकल होता भी नहीं है, पहले तो शुरुआत ही यहाँ से है। स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट इन अ गुड सेटअप वगैरह, अगर आप मे बी कोई अच्छे सेटअप में नहीं गए हो या कुछ, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट व्हेन इट इज इन गुड टेक्निक गुड हैंड्स ये नहीं होता है एंड पेशेंट जनरल कंडीशन अच्छी है तो ऐसे नहीं होता। और अगर रेयरली हो भी जाए तो ऐसे नहीं कि हाँ इसने ये किया उसकी वजह से हुआ, ऐसे कुछ नहीं है। लाइक सम थिंग्स मे बी अनप्रेडिक्टेबल, ये उनमें से एक चीज हो सकती है। ओके, दैट साउंड्स प्रीटी गुड। कमिंग टू द लेट कॉम्प्लिकेशंस, उसमें एक होता है विच इज बिट कॉमन, विच इज अ कीलॉइड फॉर्मेशन एट द स्कार। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स का जो पहले वाला स्कार होता है सीजेरियन का, उस पर ऐसे एकदम थिक ऐसे जाड़ा सा स्किन का लेयर आ जाता है और कभी कभी उसमें इचिंग होता है, किसी किसी को थोड़ा बहुत पेन भी होता है, नमनेस भी होता है। यस नमनेस भी होता है। सो दैट इज कीलॉइड फॉर्मेशन। ये कोई बहुत स्ट्रेसफुल चीज नहीं, ऊपर ऊपर के लेयर्स का होता है, ये बाद में निकाला भी जा सकता है। या फिर कभी कभी अगर आपका रिपीट सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो पहले वाला स्कार डॉक्टर खुद ही निकाल देते हैं, अगर वो अनहेल्दी है या फिर ऐसे है तो खुद ही निकाल देते हैं। और बेसिकली इट इज अगेन द टेंडेंसी ऑफ द पेशेंट। अगर आपने नोटिस किया होगा
तो कुछ कुछ लोगों को अगर छोटा सा खरोच भी आ जाना तो उस पर बहुत खराब सा ऐसे स्कार आ जाता है. सो दैट इज पेशेंट टेंडेंसी. मतलब मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा कि कुछ कुछ पेशेंट के स्कार्स दिखते ही नहीं है, और कुछ कुछ पेशेंट्स के से लगता नहीं, मतलब कोई फैट नहीं होता, पतली सी पेशेंट होती है, कुछ ऐसे हेल्थ भी अच्छी होती है, सब होता है, बट फिर भी उसका स्कार खराब होता है. सो दैट इज बेसिकली पेशेंट टेंडेंसी, एंड अगेन can't be so much predicted about it. सो मेजरली आई थिंक आपने जितने भी कॉम्प्लिकेशंस बताए मिताली, दे आर प्रिटी सुपरफिशियल. ऐसे एकदम Yeah. अंदर तक डैमेज करने वाला कुछ नहीं है, बट वो ऊपर के लेयर के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होने की Yes. पॉसिबिलिटी तो है. Exactly. You मतलब एकदम सही पकड़ा आपने कि इट्स upper layer skin subcutaneous tissues which is mainly involved. मतलब ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो जाएगा ऐसे बहुत 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 ही रेयर, और आजकल तो बहुत ही कम हो गया, इसलिए एक पैनिक लास्ट, होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस पैनिक नहीं होना है. एक लास्ट क्वेश्चन मिताली, मैंने किन किन लोगों के केस में सुना है कि जहाँ पे 1 या 2 टाका खुल गया है, डॉक्टर डिडंट प्रिफर इट टू स्टिच इट अगेन. डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप 8 से 10 दिन बस ड्रेसिंग के लिए आ जाओ, उस एरिया को क्लीन रखो, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा. और कई बार मदर्स को लगता है कि नहीं बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो व्हाट्स द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट? यस, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इफ इट्स अ सिंपल वुंड डिस्चार्ज और छोटा सा अगर स्पेस क्रिएट हुआ है, तो वो अपने आप ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मतलब पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उनकी हेल्प से, विटामिन सी वगैरह, इनकी हेल्प से वो अपने आप हील हो जाता है, बिकॉज इट इज हेल्दी, और बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो उसका काम करता है. बट इन सम केसेस रेयरली अगर इन्फेक्शन है, अगर बहुत डीप तक ओपन हो गया है, या फिर बहुत ज्यादा स्टिचेस ओपन हो गए जिसमें बॉडी का नॉर्मल, प्लस पेशेंट का अगर हीलिंग मैकेनिज्म पुअर है, तो बॉडी का खुद का हीलिंग उतना अच्छे से नहीं होगा, उस केस में फिर हमको स्टिचेस देने पड़ेंगे. अदरवाइज मैंने पहले भी जैसे बोला था, सिंपल ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक एंड क्लीनिंग ऑफ द वुंड से ये काम हो जाएगा. एंड इट कैन टेक 10 to 15 days. यस यस, इट कैन टेक 10 to 15 days. ओके, ऑल ऑफ यू ममाज, इन 10-15 डेज में भी आपका रूटीन नॉर्मली रहता है. शी इज Yes. नोवेयर टेलिंग कि आप बच्चे को नहीं ले सकते, आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते. तो रूटीन जस्ट कंटिन्यू. ये नॉर्मल है, इसीलिए डॉक्टर उसको नॉर्मली ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच मिताली. सो दिस ऑल अबाउट द सिजेरियन सेक्शन के स्टिचेस रिलेटेड या स्कार रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेगमेंट. हम लोग सीजर और नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड पूरा सेगमेंट कर रहे हैं. डू इंश्योर दैट यू चेक इट आउट. Thank you, Dr. Mitali. Have a great time and bye.